कि मंत्री जी जो है ना सोते हैं ना सोने देते हैं। ये तो मंत्री जी कोई बात नहीं बनी ना। सर जवाब देना पड़ेगा और सलीके से देना पड़ेगा। हाथी को लेकर आपने कहा नहीं, कुछ दिल की बात कहीं दिल में ही तो नहीं दफन हो गई सर? क्या आप कार्रवाई के लिए तैयार है? उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा ठेस लगी और मेरा छोटा भाई है, प्यार दुलार कर लेंगे उसके साथ। जब मोदी साहब गुजरात से बाहर निकले, देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक नारा दिया। वो नारा ये था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब इस नारे को आप पोंटा साहिब से जोड़ लीजिए, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। ये नारा ऊर्जा मंत्री के साथ जुड़ता है। रात का वक्त है और इस बात घड़ी की करे तो रात के 11 बज चुके हैं। कैमरे की गिरफ्त में ऊर्जा मंत्री साहब, जी हाँ, सुखराम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सवाल होंगे और सवाल ये आपके भी है। मंत्री जी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। मैंने कहा कि अब मैं ही नहीं कह रहा हूँ, तमाम लोग जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे कि मंत्री जी जो है ना सोते हैं ना सोने देते हैं। मैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे 3 बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जाने का आशीर्वाद दिया है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अधिकतर समय पोंटा के लोगों के काम में बिताऊं। इसलिए जब आदमी सत्ता पक्ष में होता है तो समय की बहुत शॉर्टेज होती है, व्यस्तता बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए रात देर तक भी काम करना पड़ता है। कल ही हम यहाँ से गए, शाम को 7 बजे चले और नरेंद्र मोदी परम श्रद्धेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा वेजया रैली में आना था मंडी में, और आज हम उस रैली को अटेंड करके वापस आए। बहुत बड़ी रैली थी, ऐतिहासिक रैली थी। आज लाखों की संख्या में युवा आदरणीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के विचार सुनने के लिए आए थे। मौसम ने साथ नहीं दिया। वर्चुअल रैली से आदरणीय प्रधानमंत्री ने सभी को संबोधित किया। भारी बरसात होने के बावजूद भी लोग बरसात में आराम से खड़े होकर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार सुने। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक समय पोंटा के लोगों की सेवा में लगाया जाए। ये तो मंत्री जी कोई बात नहीं बनी ना। आपके ऊपर सब लोग जो सुखराम चौधरी साहब का जो मजबूत किला है उसे ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। मनीष जी आरोप लगा रहे हैं, मदन शर्मा जी भी पीछे नहीं हट रहे हैं, सुनील चौधरी साहब भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन आप तस से मस नहीं हो रहे, जवाब नहीं देते। आपको कोई भी आरोप लगा और मंत्री जी हल्की सी मुस्कुराहट और बस ख़त्म। तो इसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर ऐसा तो नहीं है कि भैया जैसे आचार संहिता लगेगी और आप मंत्री पद की गरिमा से बाहर निकलेंगे और तब आप बिल्कुल फ्रंट लाइन में आके आप जवाब देंगे? देखिए, जहाँ तक पोंटा विधानसभा क्षेत्र की बात है, हमारे पास समय की बहुत कमी है। बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली है। आदरणीय हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मैं जयराम ठाकुर जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी को, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है, इसलिए सारा समय उसमें लगाना ये मेरी प्राथमिकता है। इसलिए पोंटा विधानसभा क्षेत्र को विकास में आगे ले जाएं तो उसमें अधिकतर समय बीतता है। इन छोटी बातों को सोचने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं।
आपके दामन में अभी तक हम जो है दाग तलाश नहीं पाए, या हो सकता है कि हमारी आंखों ने या हमारे चश्मे ने उन दागों को देखा नहीं, है ना सर? हो सकता है कि आप विचलित हो जाए या आप गुस्सा हो सकता है, ये हक है आपका। अलका लांबा जी आती हैं और वो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाती है, और आपको आना पड़ता है, प्रेस को बुलाना पड़ता है। आरोपों की जो सत्यता है वो बतौर मेहमान आई, उनका स्वागत। मैं ऊर्जा मंत्री साहब से बात कर रहा हूँ। सर, जवाब देना पड़ेगा और सलीके से देना पड़ेगा। ये जानना चाह रहे कि आरोप था क्या, और बात अगर मैं आपके स्पष्टीकरण की करूँ तो आपका स्पष्टीकरण सर है क्या? अलका लांबा जी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। वो जिला सिरमौर के दौरे पर आई। उन्होंने मुझसे पूछा हाँ या ना में जवाब दो। उसने कहा सोंग टोंग करछम बांगटू में 396 करोड़ का घोटाला हुआ। यह प्रोजेक्ट 2807 करोड़ रुपए का है। अभी तक 1587 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ है विभिन्न मदों में। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी 2016 में, तब इस प्रोजेक्ट का कार्य शुरू हुआ। धीमी गति से शुरू हुआ। 2 यूनियनों के बीच में झगड़ा हो गया, इंटक में और सीटू में। केस कोर्ट तक गया। 108 लोगों को सर्विस से भी वंचित करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इस एजेंसी को बना रही है। 450 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। मैं अलका लांबा जी से कहना चाहता हूँ, आपने देवभूमि में आकर इतना बड़ा झूठ बोला है। आप मुझे बताइए 396 करोड़ का घोटाला कहाँ हुआ, किस मद में हुआ, किस तरह से हुआ? इतना बड़ा झूठ आप हिमाचल प्रदेश में आकर बोल रहे हो। मैंने उनसे कहा है आप 3 दिन के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांगें, नहीं तो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाया जाएगा। 1-2 बातें उन्होंने और कही। उन्होंने कहा रेणुका बांध परियोजना में सर्कल रेट सरकार ने जानबूझकर कम कर दिया। सर्कल रेट राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो ज़मीन वहाँ पर पिछले कुछ सालों से बिकी होती है उस हिसाब से रेट निकलता है। 4 किस्म के रेट ज़मीन की दर्ज के अनुसार, किस्म के अनुसार निकले। मैक्सिमम रेट 7 लाख रुपए था और मिनिमम लगभग 60,000 रुपये था। लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने उनकी दलील को माना। हाई कोर्ट ने कहा आप हाईएस्ट रेट विस्थापितों को देंगे 7 लाख रुपया। HPPCL द्वारा 611 करोड़ रुपया इस मद के अंतर्गत बढ़ा हुआ रेट जो है विस्थापितों को दिया गया। इसलिए HPCCL तो कोर्ट में भी नहीं गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया उसको। इसलिए ये बहुत बड़ा झूठ उन्होंने बोला है। या तो उसको तकनीकी जानकारी नहीं थी और इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी जैसे उसने हर एक चीज़ में PhD की हो। तीसरी बात उसने एक और कही कि IPDS के यहाँ पर टेंडर हुए, उसमें बड़ा भारी घोटाला हुआ। IPDS स्कीम शहरों के लिए थी और पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना ग्रामीण इलाकों के लिए थी। जो ग्रामीण इलाकों के लिए स्कीम आई उसमें पूरा सर्कल वाइज
उसके टेंडर लग रहे थे। 3-4 सर्कलों के टेंडर लगे, 5 बार कोई भी कंपटीटर नहीं आया, उसने टेंडर नहीं डाला। चीफ इंजीनियर MM को अधिकार दिया गया था उन टेंडरों को लगाने का। उसके बाद उसकी कंडीशन बहुत सख्त थी, टाइम बाउंड कार्यक्रम था, केंद्र सरकार का पैसा था, उसमें कई मदें थी। नए ट्रांसफार्मर लगाना, ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी बढ़ाना, कंडक्टर चेंज करना, रीऑर्गेनाइज्ड करना, सिंगल टू 3 फेज करना, मीटर बदलना। उस मद के अंतर्गत जब वो टेंडर 5 बार में कोई कंपटीटर नहीं आया, हार्ड कंडीशन थी उसकी, तो फिर उसमें रिलैक्सेशन दी गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वो केंद्र से मांग करी, उसमें रिलैक्सेशन मिली। रिलैक्सेशन मिलने के बाद चीफ इंजीनियर्स जहाँ जहाँ वो टेंडर्स नहीं हुए थे जोन में, उनको सर्कल वाइज टेंडर देने का अधिकार दिया गया। तो हर एक सर्कल में अलग अलग टेंडर हुए, अलग अलग रेट कोड हुए। जिला सिरमौर में भी जब चीफ इंजीनियर साउथ को पावर दी गई तो 4 बार कोई भी कंपटीटर नहीं आया। फिर उसमें और रिलैक्सेशन दी गई। 5ही बार उसमें ठेकेदारों ने अपीयर किया और जो भी ठेकेदार उसमें आए, जिसका भी लोएस्ट रेट था, उसको काम मिला। उसने जो आरोप लगाया कि 1 मीटर बिलासपुर में इतने में लगता है, सिरमौर में इतने में लगता है, किन्नौर में इतने में लगता है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जब कंप्लीट टेंडर लेता है बिल्डिंग बनाने का, वो लकड़ी का कुछ रेट डाल देता है, दूसरा ठेकेदार कोई रेट डाल देता है, उसका पंखे का कुछ रेट होता है, ईंटों का कुछ रेट होता है। आखिर काम किस ठेकेदार को मिलता? उस ठेकेदार को मिलता है जिसका सभी कंपोनेंट को मिलाकर सबसे कम रेट होता है। इसलिए वो काम यहाँ पर हुआ। बहुत सी राहत, बहुत फ़ायदा ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का हुआ। इसलिए उसने निराधार आरोप लगाए, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, आसपास भी कोई सच्चाई नहीं है। चौथी बात उसने एक और कही, कुछ सामान परचेज करने का टेंडर लगा, कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम लिया, उसने सप्लाई दी। SG हमीरपुर ने उसका निरीक्षण करना था, उसने निरीक्षण किया, उसने कहा ये मापदंडों के अनुसार सामान नहीं है और उस ठेकेदार को नोटिस दिया गया। जब ठेकेदार को नोटिस दिया, उसको कहा गया आपका सामान जिस रूप में आपने टेंडर डाला है उसके अनुरूप नहीं है, तो उसको उसकी सप्लाई अगली रोक दी गई, उसकी कोई भी पेमेंट नहीं हुई और ये पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फैसला था उसको टेंडर देने का। उसके बाद वो ठेकेदार कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में गया और बिजली विभाग भी हाई कोर्ट में चला गया। वो कोर्ट में विचाराधीन है केस, उसको सिंगल पैसे की पेमेंट नहीं हुई। तो मैं अलका लांबा जी आपसे पूछना चाहता हूँ, उसमें क्या घोटाला हो गया? किस चीज़ का घोटाला हुआ? आपने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हिमाचल प्रदेश की धरती को आपने इस तरह की स्टेटमेंट देकर शर्मसार किया है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो तुरंत हिमाचल प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांगे, नहीं तो उसके खिलाफ बहुत जल्द एक क्रिमिनल केस दर्ज होगा। पोंटा की आवाम ने आपको वोट दिया, आप पे भरोसा जाहिर किया। बात आप सदन में जाते हैं तो कैबिनेट आप पे भरोसा जाहिर करता है और आपको ऊर्जा मंत्री बनाया गया। क्या अलका लांबा मैडम के इस बयान को हम ये कहें कि अगर इसमें सत्यता है, जिसको आप कह रहे हैं कि नहीं है, ये पूरे हिमाचल का अपमान नहीं है? और सेकेंडली सर, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई है, आप इस पूरी चीज़ को किस तरह देख रहे हैं? और एक ऐसा फैसला कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी तरफ से जाए कि अगर इसमें सच्चाई है तो आपका स्टैंड सर क्या रहेगा? और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, क्या ये पूरे हिमाचल का अपमान नहीं है क्या?
देखिए, मैं कहना चाहता हूँ वो मेरे सामने तथ्य लाएं, उसमें अगर जरा भी सच्चाई हो तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। जो भी हिमाचल प्रदेश के लोग मुझे सज़ा देना चाहें उस सज़ा को मैं स्वीकार करूँगा, परंतु इतना बड़ा झूठ बोलकर वो गई है, इसलिए उसको स्वयं माफ़ी मांग लेनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के लोगों से। ये हिमाचल प्रदेश के लोगों का अपमान है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोटा से सर थोड़ा बाहर निकलते हैं। एक बात बड़ी उठ के आ रही है, गिरिपार पुत्र, तमाम तरह की चीज़ें। जब गिरिपार पुत्र की बात आ रही है तो क्या चौधरी चाचा को, है ना, मैं आपके लिए ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्या आपको गिरिपार की आवाम का प्यार, स्नेह, समर्थन और सहयोग मिल रहा है? और यही सहयोग क्या वोट में कन्वर्ट होगा क्या सर? देखिए, जहाँ तक गिरिपार क्षेत्र के लोगों की बात है, इस चुनाव में मैं विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में जाऊंगा। जो विकास आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय में गिरिपार के क्षेत्र का हुआ है, आम व्यक्ति जानता है गिरिपार का। आज क्या है, सच नहीं है क्या कि गिरिपार में पहली बार एक ITI खोलेगी अम्बुआ में, चल रही है? क्या ये सच नहीं है कि गिरिपार में 2 सब तहसीलें राजपुरा में और खोड़ोवाले में खोली हैं, दोनों की ओपनिंग हमने की है? क्या ये सच नहीं है? इलेक्ट्रिकल का सब डिवीज़न सतोन में था, जहां पर गिरिपार के 18 पंचायतों के लोगों को काम करवाने जाना पड़ता था। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने गिरिपार पुरवाला में उसी लगे एक नया इलेक्ट्रिकल का सब डिवीज़न खोला। लोगों को वहाँ पर सुविधा मिल रही है, घर के नज़दीक मिल रही है। IPS का सब डिवीज़न गिरिपार में खोला गया, B&R का सब डिवीज़न गिरिपार में खोला गया, थाना गिरिपार में खोला गया। विकास नगर से गिरिपार क्षेत्र को जोड़ने के लिए नावघाट से सिंहपुरा बगानी का ब्रिज बन रहा है, 46 करोड़ की लागत से दोनों सरकारें मिलकर बना रही हैं। गिरिपार में जितने भी ब्रिज बने हैं, 2 ब्रिजों का शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अभी किया। 2 साल पहले दोनों का उद्घाटन भी उन्होंने किया, खोड़ोवाला और मेहरूवाला में। अम्बुआ खड़ पर ब्रिज हमने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। बनौर खड़ पे ब्रिज जो है उसका मैंने नवाड़ में पैसा दिया, उसका काम चला है। भरली कॉलेज में 5 करोड़ रुपया देकर उसकी बिल्डिंग का काम कंप्लीट हमने करवाया है। नवाड़ में राजपुरा से कलथुना की सड़क के 9 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। हर बस्ती में एक नया सामुदायिक भवन बनाकर हमने दिया है। हर बस्ती को, हर छोटे से छोटे कस्बे को हमने सड़कों से जोड़ा है, संपर्क बनाकर हमने मार्ग दिए हैं। और स्कूलों की हालत ऐसी थी, कंडेला में हाई स्कूल हमने दिया, नहीं बच्चों को पढ़ने के लिए साल वाला आना पड़ता था। किरोग में नया प्राइमरी से मिडिल स्कूल हम दे रहे हैं, बच्चों को दूर पढ़ने जाना पड़ता था। राजपुरा केंद्र स्थान है, वहाँ प्राइमरी स्कूल था, मिडिल स्कूल हमने दिया। चलोई हरिजन बस्ती है, वहाँ प्राइमरी से मिडिल स्कूल हमने अपग्रेड करके दिया। काड़ाम बीच जंगल के बसा हुआ गाँव है, स्कूल जंगल में से होकर बच्चों को मिडिल स्कूल की शिक्षा के लिए जाना पड़ता था। मिडिल स्कूल, अब प्राइमरी से मिडिल स्कूल हमने दिया। कई पटवार स्कूल नए खोलकर हमने दिए। PSC जो 30 बेड की, उसको 50 बेड का दर्जा राजपुरा को हमने दिया। इसलिए गिरिपार के क्षेत्र में चहुमुखी विकास
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय में हुआ है। ट्राइबल का दर्जा, बहुत पुरानी मांग, 55 साल पुरानी मांग, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने पूरी की है। उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और हमारे लोकसभा के सांसद, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। मनीष तोमर साहब इस बात को लेकर आपको घेरने की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात, आप जवाब देंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि मेरा आधा परिवार, गिरिपार को अपना परिवार वो बता रहे हैं, वो 7 पंचायतें जो है, बोला कि वो गिरिपार में रह गई, उसमें माफ़ कीजिएगा, हाटी में आने से रह गई। तो कहीं ना कहीं वो आपकी नीति और इच्छा शक्ति को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहली बार मौका मिला आपसे बात करने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सवाल को पूछ लिया जाए। गिरिपार के लोग भी सर आपको देख रहे हैं, पूरा हिमाचल आपको देख रहा है। मैं दिल पे हाथ रख के कहिएगा सर, क्या सच में कहीं कमी रही, या फिर आपकी दौड़ इतनी लंबी लगी, उस दौड़ को हम देख नहीं पाए, या हम उसे समझ नहीं पाए, या फिर आपने खुल के कभी हाटी को लेकर आपने कहा नहीं? खुद दिल की बात कहीं दिल में ही तो नहीं दफन हो गई सर? जहाँ तक उस क्षेत्र को ट्राइबल घोषित करने की बात थी, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जब जब हमने ट्राइबल घोषित करने के लिए ट्रांस एरिया क्षेत्र को प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा, डिस्कशन में जरूर वो 7 पंचायतें आती थी। मैंने भी 2 बार उसमें पार्टिसिपेट किया एज ए विधायक, जब वो जो रेजुलेशन आया। परंतु जब ड्राफ्ट बनकर जाता था तो उन 7 पंचायतों को उस ड्राफ्ट से बाहर निकाल दिया जाता था कि मैदानी क्षेत्र की पंचायतें हैं, इनकी संस्कृति उन पंचायतों से नहीं मिलती है, बेशक वो ट्रांसगिरिया क्षेत्र है। पहली बार आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय में उन पंचायतों को सर्वे में शामिल किया गया। इससे पहले तो कभी उनको सर्वे में भी शामिल नहीं किया गया। केवल शिलाई विधानसभा क्षेत्र का जो हमारा एरिया है उसको शामिल किया जाता था, जो गिरिपार का क्षेत्र रेणुका कंस्टिट्यूंसी उसको शामिल किया जाता था और राजगढ़ को शामिल किया जाता था। इस बार पहली बार 154 पंचायतों में उन 7 पंचायतों को भी जोड़ा गया। पहले ये 5 पंचायतें थी और अभी तक तो जो ड्राफ्ट बना है, जो वहाँ पर पास हुआ, उसका किसी को पता नहीं है। अभी तो 154 पंचायतों को ट्रांसगिरिया क्षेत्र घोषित किया गया है। कौन सी जाति उसमें आएगी, कौन सी जाति उसमें नहीं आएगी, ये अभी जो है, जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके अंदर की बात है। इसलिए कुछ लोग इसमें लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जब ये मुद्दा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आता था तो वो सारे विधायक साथ खड़े होते थे, हम जिला सिरमौर के, हम उसमें चर्चा करते थे। चाहे वो शिलाई का विधायक कोई भी रहा हो, चाहे वो रेणुका का विधायक हो, चाहे प्रसाद का विधायक हो, चाहे वो पोंटा का विधायक हो, कहते थे ये हमारी जायज़ मांग है, इस मांग को दिल्ली भेजा जाए, दिल्ली से पास करवाया जाए, हमारे को ट्राइबल का दर्जा दिया जाए, जोन सार बाबर की तर्ज पर हमारे को जो है इसका दर्जा मिलना चाहिए। और पिछले 6 महीने तक वो हमारे साथ रहे। अभी शिलाई में बहुत बड़ी महासम्मेलन हुआ, उसमें सारे विधायक शामिल थे। सेशन चला था विधानसभा के, 6 महीने की पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। और जब ये नज़दीक आ गई, मांग लगभग पूर्ण होने पर आ गई, पता नहीं क्या बात हुई,
वो इस बात पर उन्होंने मौन धारण कर लिया। ऐसे समाज के लोग पहले साथ होते थे, बाद में उन्होंने कहा हमें बाहर रखा जाए, इससे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। और मैं प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, श्री जयराम ठाकुर जी का, केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने जब इसको ट्राइबल क्षेत्र घोषित किया तो अनुसूचित जाति को ट्राइबल के दर्जे से बाहर निकाल दिया, उनका एससी का दर्जा बरकरार रहेगा, सारे अधिकार उनके सुरक्षित रहेंगे। तो उनकी इस बात को भी प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने उनकी बात को भी मान लिया है, इसलिए विरोधाभास बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो ये नोटिफिकेशन आएगी उसमें किस जाति को शामिल किया जाएगा, किसको नहीं शामिल किया जाएगा, जब ड्राफ्ट सामने आएगा उससे पता चलेगा। हम भी सब लोगों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के साथ क्या खेल खेल रहे हैं आप? कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि मतलब सुखराम चौधरी साहब के सामने किस चेहरे को उतारा जाए। तमाम लोग आपके खिलाफ टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। मैं ऊर्जा मंत्री साहब से बात कर रहा हूं, तो भैया मुकाबला किसी टक्कर वाले के साथ होगा ना, तो आप किस चेहरे को देख रहे कि हाँ ये सामने हो? तो भैया लोकतंत्र का पर्व है, बराबरी से लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ चुनाव लड़ेगी और हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। टक्कर किसके साथ है सर? आज के समय में मुकाबला किसी के साथ भी नहीं है। हम विकास में इतने आगे बढ़ चुके हैं। आम व्यक्ति पोंटा का इस बोलने को आज बोल रहा है कि इस सरकार के समय में बहुत विकास पोंटा विधानसभा क्षेत्र में हुआ। आम व्यक्ति ये कहता है जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती है, पोंटा का विकास उसी सरकार के समय में होता है। गिरिपार में कोई भी अधिकारी का ऑफिसर जेई लेवल से ऊपर नहीं था। आज हर ऑफिस वहाँ हो गया, आईटीआई वहाँ पर हो गई, सारे ऑफिस हमने वहाँ खोल दिए। उत्तराखंड से उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यमुना चैनलाइजेशन का 250 करोड़ रुपए की हमें जो है परमिशन मिल गई है, सेक्शन हो चुका है, शिलान्यास उसका करना है। बिजली के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, बड़े हम 33 केवी का सब स्टेशन नगेता में लग रहा है, लगभग 10 करोड़ की लागत से बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। बिजली के क्षेत्र में पोंटा में बहुत हमने काम किया है। 103 करोड़ की लागत से 220 केवी का सब स्टेशन गोंदपुर में बनेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 4 अप्रैल को उसका शिलान्यास का पत्थर रखा है, आधारशिला रखी है। 33 केवी का एक सब स्टेशन हमने पूर्वाला में तैयार करके दिया, लगभग 7 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 8 करोड़ 46 लाख रुपया गए। पोंटा शहर में हमने सब स्टेशन बना कर दिया। गौतमपुर में 8 करोड़ 46 लाख रुपया स्वीकृत का उसका काम चलने वाला है। बुगानी में स्वीकृत है एक 33 केवी का सब स्टेशन। बत्ता मंडी में स्वीकृत है एक 33 केवी का सब स्टेशन। जितने पहले 33 केवी के सब स्टेशन लगे थे, पूर्वाला की कैपेसिटी हमने बढ़ाई, सतोन की कैपेसिटी बढ़ी, शिलाई की कैपेसिटी बढ़ी, बद्रीपुर की प्रॉपर की कैपेसिटी हमने बढ़ाई, धौलाकुआं की कैपेसिटी बढ़ाई। और बहुत बड़ा काम बिजली के क्षेत्र में हम करने जा रहे हैं। 82 करोड़ की स्कीम जिला सिरमौर की ओर स्वीकृत हुई है, जिसके अभी टेंडर लगे हैं, आज खुल रहे हैं उसके टेंडर। सर, आपको मैन इन एक्शन कहा जाता है। हमें याद है कि जैसे आपकी ताजपोशी हुई थी बतौर ऊर्जा मंत्री, तो नगर परिषद के अंदर एक वीडियो आया और प्राथमिकता से स्टिंगबाज ने उस वीडियो को दिखाया। जो उपाध्यक्ष थे नगर परिषद के नवीन शर्मा, उनके ऊपर आरोप लगे। बिना जांच के आपने कहा कि नहीं, करप्शन के साथ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है प्रदेश सरकार की, मैं उसे अपनाऊंगा। और आपने पहले उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। जांच आज भी चल रही है। अरविंद गुप्ता साहब को लेकर सर, जो आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, पहली बात तो वो आरोप के बारे में जानना चाह रहा हूँ। और आज मैं ऊर्जा मंत्री से बात कर रहा हूँ सर, मैं पोंटा के विधायक के साथ ऊर्जा मंत्री से बात कर रहा हूँ। आपका माइंड सेटअप सर क्या है? क्या आप कार्रवाई के लिए तैयार है? आप कहते हैं कि भैया ये इलेक्शन नज़दीक है, ये सिर्फ एक सिगुफा छोड़ा गया है, और या फिर आप बिल्कुल मैन इन एक्शन में हैं, जिस परफॉर्म में हम आपको स्टार मतलब शुरुआती पड़ाव में हम देख रहे थे?
देखिए, जहाँ तक हमारे मंडल अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी की बात है, उनका परिवार 1959 में हिमाचल प्रदेश में आया, आज़ादी के 12 साल के बाद। हिमाचली होना ना होना, हिमाचली तो स्थायी रूप से है ही, वो कृषक श्रेणी में आते हैं नहीं आते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले एक एक्ट बनाया। उस एक्ट के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति के पास, पूर्वज के पास कृषक जमीन थी और उसने जमीन बेच दी, उसके बच्चे, उसके पोते, उसकी लड़की, उसके दोते लैंडलेस हो गए, उन्होंने कहा इस एक्ट के अनुसार वो कृषक बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे लोग एग्रीकल्चर की श्रेणी में आए हैं। पोंटा में बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल भूमिहीन हो गए थे, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, उनके पूर्वजों ने ज़मीन बेच दी थी। इसी तरह से अरविंद गुप्ता जी के बुजुर्गों के पास भी ज़मीन थी जो कृषक की श्रेणी में थी। उस आधार पे उसका कृषक का सर्टिफिकेट बना है, उस आधार पे उसने ज़मीन परचेज की है। 1959 का आया हुआ व्यक्ति क्या हिमाचली नहीं होगा क्या? इसलिए ये सारे आरोप बेबुनियाद, क्लीन चिट आप दे रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित हैं। इनमें कोई सच्चाई दूर दूर तक नहीं है। अगर फिर भी उनको डाउट है, जो इस चीज़ को उठा रहे हैं, उनको प्रशासन से शिकायत करनी चाहिए ना, उसकी जांच करवानी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आमतौर पे आपको जल्दी गुस्सा आता नहीं है, आता होगा तो शायद हो सकता है कि बंद कमरे के अंदर आपका गुस्सा देखने को मिलता है। पत्रकार वार्ता में मतलब चौधरी साहब का एक दूसरा रूप भी देखने को मिला, आप एकदम बिदक गए। तो अब देखिए ना सर, आप कुछ करेंगे, आप पब्लिक फिगर में है, मंत्री है, अच्छा करेंगे तभी नोटिस होगा, गलत करेंगे तभी नोटिस होगा। क्या भारी मन से ही सही जो भी पत्रकार के साथ बिहेव हुआ है, तो हम सब एक ही ना सर, क्या आपको लगता है मंत्री जी कि जो हुआ वो गलत है? और बतौर क्या बड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको मन तो बड़ा आपको ही दिखाना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जो हुआ या गलत हुआ, जो भी था सर, मैं उस मसले को मतलब उस मसले में आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जानना चाह रहा हूँ कि वो हुआ कैसे सर? देखिए, वो नया पत्रकार है, उसने मुझसे एक प्रश्न किया कि जो ओबीसी के लोग हैं उसको हिमाचल प्रदेश में 27% का आरक्षण मिलता है, तो ओबीसी के लोग जो एसटी बनेंगे उनको 7.5% आरक्षण मिलेगा, तो एसटी का आरक्षण 7.5% क्यों लेंगे 27% आरक्षण वाले लोग? तो मैंने केवल उससे एक ही प्रश्न किया, हिमाचल प्रदेश में 27% का आरक्षण ओबीसी समाज को नहीं मिलता है। हिमाचल प्रदेश में 12%, 18% रिजर्वेशन है, और कई विभागों में परसेंटेज के हिसाब से नहीं है। 100 सीटें होंगी, 1 आ जाएगी, 2 सीटें हिस्से में आ जाएंगी। इसलिए मैंने उनको कहा कि आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है। फिर भी अगर उसकी भावना को ठेस लगी है तो मुझे कोई बात नहीं है, वो मेरे छोटे भाई हैं। अगर उनको कोई ठेस लगी है मेरी बात से, मैंने इतनी बात उनसे पूछी थी, आपको सही जानकारी नहीं है, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो। इसलिए भाई अगर उसको बहुत ज़्यादा ठेस लगी हो, मेरा छोटा भाई है, प्यार दुलार कर लेंगे उसके साथ, कोई बात नहीं है, हम एक्सक्यूज़ करते हैं अगर उसकी भावना को ठेस लगी है, इसमें कोई बात नहीं। पूरे हिमाचल के लिए आप ऊर्जा मंत्री हैं, पोंटा साहिब में अब आपको पेयजल मंत्री कहा जाता है, आपको हैंडपंप वाले मंत्री कहा जाता है, तो ये तो गलत बात हो गई ना सर?
पोंटा विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास होना चाहिए। एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र तभी बन सकता है जब चहुमुखी विकास उसमें हो। मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस कार्यकाल में 10 मिडिल से हाई स्कूल अपग्रेड किए उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र। उसके लिए उनका समस्त पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। 5 हाई से +2 स्कूल हमें दिए, 7 प्राइमरी से मिडिल स्कूल दिए, 3 नए प्राइमरी स्कूल खोले, 2 प्राइमरी स्कूल बहला और शनोक बंद हो चुके थे, बच्चों की संख्या के कारण वो फिर चालू किए। पोंटा का जो महाविद्यालय है उसका अच्छा भवन बना कर दिया। 2 सब्जेक्टों में पीजी की क्लासेस शुरू की, 4 की विचाराधीन है। भरली का जो महाविद्यालय है 5 करोड़ रुपया उसकी बिल्डिंग को पूरा करने के लिए दिया। इस क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हर स्कूल की बिल्डिंग के लिए पैसा दिया गया। पीपली वाला स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पुरू वाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जामनी वाला हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ब्यास कोटड़ी, निहालगढ़, अजोली, भगानी साहब, गोरखू वाला, मानपुर देवड़ा, किलोड़, नगेता, अम्बोआ, बनोर, अच्छी बिल्डिंग्स हमारी बच्चों को बैठने के लिए मिले। इन सब पे हमने काम किया। अपने समय में सरकार ने पैसे दिए। इस क्षेत्र में भी हमने विकास किया। हेल्थ के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हमने बहुत काम किया है। 100 से 150 बिस्तरों का इसको दर्जा दिया गया हॉस्पिटल को। 50 से 100 बेड का हॉस्पिटल भी आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार के समय में हमने इसको दिया था। 6 डॉक्टर से 15 डॉक्टर उस समय इसमें आए। आज 25 डॉक्टर हैं और एक्सरे प्लांट, डिजिटल एक्सरे प्लांट हमने लगा कर दिया, लिफ्ट हमने लगवा कर दिया, जनरेटर सेट हमने लगा कर दिया, डायलिसिस का यूनिट हमने लगवा कर दिया, कैंटीन हमने बना कर दी। और आज मुझे खुशी है, बहुत जल्दी जैसे यहाँ पर एंथीसिया का डॉक्टर आएगा, बड़े ऑपरेशन भी पोंटा के सिविल हॉस्पिटल में शुरू हो जाएंगे। और 150 बिस्तर की बिल्डिंग का पैसा भी बहुत जल्दी पोंटा विधान और ट्रामा सेंटर का पैसा भी आने वाला है। हमने PSC हमने खुलवा कर दी। अमरगढ़ में नई PSC खोल ली, नारीवाला में नई PSC खोली, गोरखवाड़ा में नई PSC खोली। PSC कुंडियों को CSC का दर्जा दिया गया। गिरिपार में जो हमारी राजपुरा की CSC थी उसको 50 बेड का हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया। 2 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज किशनपुरा और कलाथा में खोली गई। इस सेक्टर में भी हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि इस सेक्टर में भी पोंटा विधानसभा क्षेत्र मजबूत हो। सर, रेडियोलॉजिस्ट हमें मिले हैं। नड्डा साहब आए थे तो रेडियोलॉजिस्ट भी आए थे सिविल हॉस्पिटल में। अब कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र हो गया या जो कुछ रहा है, तो क्या दोबारा अब सिविल हॉस्पिटल के अंदर किसी रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति देखेंगे क्या सर? देखिए, उसकी कोई ट्रांसफ़र नहीं हुई। उसकी सिलेक्शन हो गई है हायर स्टडी के लिए, और वो स्टडी के लिए जो है, जो हमारा नाहन में हम जो हमारा मेडिकल यानी कि कॉलेज है उसमें उसकी नियुक्ति हुई है, इसलिए हायर स्टडी के लिए गई है। मैंने सेक्रेटरी हेल्थ से आदरणीय अपना जो हेल्थ मिनिस्टर से आग्रह किया है कि एंथीसिया का डॉक्टर यहाँ पर लाइए आप। उसने मुझसे वायदा किया बहुत जल्दी हम 2-4 दिन में भेज देंगे कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके। और जो दूसरे वाले डॉक्टर हैं, कम से कम नाहन के जो मेडिकल कॉलेज है हफ्ते में 2 बार यहाँ पर उसकी नियुक्ति की जाए। मैं ये आग्रह करके आया हूँ, आज भी मैंने बातचीत की है। सर, मेल मिलाप में बड़ी महारत हासिल है आपको, और कहते हैं कि जब आप शांत रहते हैं ना तो आप तूफान नहीं सुनामी लेके आते हैं। क्या हम अभी से मान के चलें
कि एक बड़ी सुनामी आने वाली है और कई लोग जो भी विरोध में खड़े हैं वो बिल्कुल हम आपके बिल्कुल यहाँ बगल में उनको देखने वाले हैं। क्या सच्चाई है सर क्या इसमें? देखिए, जहाँ तक पोंटा विधानसभा क्षेत्र की बात है, मैंने पहले ही आपसे कहा है, आज सड़कें देखिए आप, बहुत अच्छी सड़कें हमने बना कर दी। कृषि के क्षेत्र में, पीने के पानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ। बिजली के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। चैनलाइजेशन के क्षेत्र में हमने अच्छा काम किया है। एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। इसलिए हर व्यक्ति का मन करता है, मैं बता दूं, विकास के साथ चलने के लिए। ठीक है, उनकी मजबूरी है, वो विकास के बारे में बोल नहीं सकते। गलत बात है ना सर, ये तो उनके बयानों का भी अपमान है। वो आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि आप एकला चालो वाली नीति में चलते हैं, मतलब नए पकड़ते हैं पुराने को छोड़ देते हैं। आप बात करते हैं सड़क की, आप बात करते हैं विकास की, है ना सर? तो गलत बात है। कम से कम बिहार का जवाब दीजिए ना सर। लोग मतलब जो लोग आपसे छिटक रहे हैं, क्या हम माने कि वो जल्द जो है चौधरी साहब का दामन थामने वाले हैं? क्या रणनीति कुछ तो सर अंदर खाते चल रही है ना, क्योंकि चंद रोज बचे हैं, एक बड़े तौर पे, एक महारथी के तौर पर हम आपको देखने वाले हैं। बता दीजिए ना सर। देखिए, जहाँ तक अपने मित्रों की बात है, मेरे अभी भी सभी के साथ कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, जाति दुश्मनी नहीं है। मैं तो विकास के लिए, पोंटा के लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ। नगर परिषद पोंटा है, पहली बार हमने पार्क बना कर दिया जब से देश आज़ाद हुआ। आज लोग उस पर घूमने जाते हैं शाम के समय में। ये गुरु गोविंद सिंह पार्क का डेवलपमेंट, इसका मैं बहुत जल्दी उद्घाटन करने वाला, वो हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ। IIM के पास इको पार्क 1 करोड़ की लागत से हमने तैयार करके दिया। 2 पार्कों का मैं अभी और शिलान्यास करने वाला हूँ फॉरेस्ट की लैंड में, और 13 पार्कों का, इसमें 6 पार्कों का शिलान्यास मैंने वार्ड नंबर 1 से 6 तक किया। 7 से 13 तक मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। गंदे नाला जो समस्या थी पोंटा की, उसके लिए 2 करोड़ 5 लाख रुपए मैंने एक्वायर करने के लिए, जमीन भूमि अधिग्रहण करने के लिए दिया है नगर परिषद पोंटा में, और साथ में 1 करोड़ 87 लाख उस गंदे नाले को ढकने के लिए भी स्वीकृत करवाकर मैंने दिया है। इसलिए हम विकास में विश्वास करते हैं, और कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी राजनीतिज्ञ जब राजनीति में आता है, लोगों से क्या वायदा करता है? मैं आपकी समस्याओं को ख़त्म करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। इसलिए कई बार होता है किसी का व्यक्तिगत काम नहीं हो सकता है, वो नाराज भी हो जाता है, परंतु जब वो विकास के सामने आएगा तो आखिर फिर वो जब विकास को स्वीकार करेगा तो उसको आखिर फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही पोंटा में विकास है। आपके विरोधी दिन में जाते हैं, दिन में चुनाव प्रचार करते हैं और फोटो खिंचाते हैं, और तो इंटरनेट पे फोटो आती भी है। आप रात को जाते हैं, खेल कर जाते हैं। आप वो दिन में जाते हैं, आप रात को जाते हैं और पूरा काया पलट हो जाती है। ये हुनर है या फिर सर कुछ से और मान के चले हम? देखिए, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। 6 बजे से मैं पोंटा के लोगों से मिलना शुरू करता हूँ, और रात के 10-11 बजे तक मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। हर व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, परंतु उसकी बात को सुनना, यथासंभव उसकी मदद करना, उसका समाधान करना मेरी प्राथमिकता है। इसलिए अधिक से अधिक समय पोंटा के लोगों को दिया जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक समय लोगों के बीच में रहा जाए, समस्याओं का समाधान किया जाए, समस्याओं को कम किया जाए।
राजनीति में आप झटके देते हैं, बिजली के झटके भी ज़्यादा लगे हैं। उसकी वजह, चाहे उसके पीछे कोई भी रही हो, आमतौर पर लोग वजह देखना नहीं चाहते। बतौर ऊर्जा मंत्री, क्या आपको लगता है कि वक्त है पोंटा की जनता से कहा जाए कि मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, भारी मन से ही सही सर? देखिए, इस बार जब मुझे पोंटा के लोगों ने अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया, क्योंकि मुझे इस विभाग की जानकारी है, जब मैंने पहली बैठक ली अधिकारियों की, तो पोंटा क्षेत्र की स्थिति बहुत दयनीय थी। मुझे अधिकारियों ने बताया कि जितने भी आपके 33 केवी के सब स्टेशन हैं, उनकी अक्षमता पूरी हो चुकी है, हम बिजली का नया कनेक्शन नहीं दे सकते। मैंने उनसे पूछा पिछले 5 साल में क्या क्या किया आपने, तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कोई भी काम पोंटा विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। जहाँ पर आप छोड़कर गए थे हम वहीं पर खड़े हैं, हम कनेक्शन देते रहे, इंडस्ट्री को कनेक्शन देते रहे, परंतु हमने उनकी अक्षमता बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, नए सब स्टेशन लगाने का प्रयास नहीं किया। प्रथम दृष्टि में मैं क्या कर सकता था? मैंने 33 केवी का सब स्टेशन पूरा था, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई, लगभग 3 करोड़ रुपये दिए। सतोन की कैपेसिटी बढ़ाई, मैंने स्वयं उसका उद्घाटन किया। धोला कुआं हमारे क्षेत्र में भी बिजली वहाँ से आती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई, सिलाई की कैपेसिटी बढ़ाई। और जो हमारा 33 केवी का सब स्टेशन बद्रीपुर में है, ये अपनी सरकार के समय में स्वीकृत हुआ जब मैं CPS था। जो पुराना ओल्ड सब स्टेशन था उसको डिसमेंटल के आदेश थे, मैंने उसको रोका। मैंने उसमें ट्रांसफार्मर लगाकर 12 MVA का नया सब स्टेशन तैयार करके दिया, ताकि थोड़ी सी राहत पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिल जाए। दर्जनों ऐसी इंडस्ट्री पड़ी थी जिनके कनेक्शन नहीं हुए। गाँव में हम लोड नहीं दे सकते थे, कनेक्शन रिलीज नहीं कर सकते थे सिंचाई के ट्यूबवेलों के। परंतु जब हमने इस क्षेत्र में सुधार किया, तो हमारा जो 132 केवी का सब स्टेशन है, जिसकी 80 MVA क्षमता है, उसकी क्षमता पूरी हो गई। मेन बैंक से ही हमारे को वो भी ओवरलोडेड होने की उस पर पहुँच गया। उसका सुधारीकरण करने के लिए मैंने 16 MVA का नया ट्रांसफार्मर स्वीकृत करवाया। उसको लगाने में समय लगा, क्योंकि उसको साइड पे ले जाना, शटडाउन लेना, लगाने के लिए 5-6 शटडाउन उसके लिए ले जाने पड़े। ये जो 33 केवी के सब स्टेशन पोंटा में, अमरगढ़, संतोषगढ़ में, नगेता में लग रहा है, उसमें से 6-6, 7-7, 11 केवी की लाइनें नई निकली। उनको लगाने के लिए, उनको खड़ी करने के लिए समय लगा। जब हम पुराने घर को नया घर बनाते हैं, डैमेज करते हैं, तो घर तो ऐसे ही नज़र आता है ना, उसमें सारी स्थिति को सुधारना पड़ता है। बिजली की हालत भी वही है। जब हमने ये सड़क को चौड़ा किया, बाता पुल से यमुना ब्रिज तक, तो सारे पोल हमने बाहर निकाले। चलती लाइन पे तो कोई काम नहीं कर सकता, उसमें भी शटडाउन लेने पड़े। बद्रीपुर से सतोन तक का काम युद्ध स्तर पे चला है, सड़क का चौड़ीकरण करने का काम चला है, तब भी हमें पोल बाहर निकालने पड़े, तब भी बहुत से शटडाउन लेने पड़े, रूटीन में भी शटडाउन लेने पड़े। तो जब हम शटडाउन लेंगे, लोगों ने उनको ब्रेकडाउन मान लिया। ये ठीक है, आम व्यक्ति को पता नहीं होता है। अब हम अगर 80 MVA की जगह 16 MVA, 96 MVA लोड नहीं करेंगे तो ओवरलोडेड है, कभी भी डैमेज हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है सिस्टम। उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हमने काम किया, इसीलिए हमने 103 करोड़ की लागत से 220 केवी का सब स्टेशन स्वीकृत करवाया है। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुधारीकरण हो रहा है। इलेक्ट्रिकल का एक सब डिवीज़न था पोंटा में, आज पोंटा शहर में दूसरा सब डिवीज़न दिया, पुरवाला में एक अलग से सब डिवीज़न दिया, और 3-4 दिन में संतोषगढ़, अमरगढ़ में भी एक नया इलेक्ट्रिकल का सब डिवीज़न दे रहा हूँ, उसको ओपनिंग करना। SDO के आदेश हो गए हैं, 1 या 4 इलेक्ट्रिकल के सब डिवीज़न होंगे। ये विस्तारीकरण किया, SDO बैठेगा, 1-1, 2-2 JE बढ़ेंगे, स्टाफ बढ़ेगा नीचे। 33,000 कनेक्शन थे एक इलेक्ट्रिकल सब डिवीज़न में,
अब उसमें 10-10 हज़ार हो जाएंगे, लोगों को अच्छी सेवा मिलेगी, अच्छा काम मिलेगा। ये सुधारीकरण हमने इस क्षेत्र में किया है। इसलिए ज़रूर है, जब हमने ये सब स्टेशन बनाए नए और हमने चौड़ीकरण का काम किया तो लोगों को दिक्कत हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। परंतु उसके लिए मैं ये भी उनसे कहना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, कम से कम उसकी सज़ा तो मुझे ना दी जाए ना। पीछे जल शक्ति मंत्री साहब आए थे, सीनियर लीडर है बीजेपी के, उन्होंने बड़े लच्छेदार भाषण दिया था। वो भाषण ये था कि पोंटा का सौभाग्य है कि पोंटा को जयराम सरकार ने मंत्री पद से नवाजा है। कम से कम बोला इस चीज़ को कायम रखें और इस पद को जाने ना दिया जाए। पोंटा की आवाम से आप बात कर रहे हैं, 2 टूक शब्दों में सर पोंटा की आवाम से आप क्या कम्युनिकेशन कर पाएंगे जिससे कि जो आज आपके खिलाफ बगावत हो रही है, कम से कम वो बगावत एक तो कम हो और लोग चौधरी सुखराम जी को नज़दीक से, करीब से और बेहद करीब से जान पाए। मैं समस्त पोंटा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से, अपने बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, जब से मुझे यह पद मिला है मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पिछली कैबिनेट में एडीजे कोर्ट का निर्णय हुआ, कैबिनेट में आया, मैंने उसमें बैठकर उसकी वकालत की। पोंटा में ज़रूरी है, रोनाहट तक के लोग जब वो अपील करते हैं केस की, उनको नहान जाना पड़ता है, 2 दिन लगते हैं, खर्चा होता है, दूर दराज का हमारा क्षेत्र है। जब मैं अंदर बैठा था कैबिनेट में तो अपना पक्ष रखा, मैंने अपने इलाके की वकालत की, वो चीज़ हमें मिली। ऐसे बहुत से मसलों पे जब आदमी अंदर बैठा होता है मदद मिलती है। और जब मैं सेक्रेटरीट में बैठा हूँ तो बहुत से काम करने में आसानी हो जाती है। इसलिए पोंटा विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बन रहा है। इसलिए 2023 में हम जयराम जी की जोड़ी और चौधरी सुखराम साहब की जोड़ी देख पाएंगे क्या? मैं तो केवल एक आग्रह सभी से करना चाहता हूँ, जो 2022 का चुनाव आएगा, काम के आधार पे, विकास के आधार पे, मैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मतदान करने की अपील करता हूँ। और मुझे आशा है लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। हर क्षेत्र में हमने काम किया है। 10 पटवार सर्कल नए अपग्रेड किए हमने पोंटा विधानसभा, 2 कानूको सर्कल किए हैं। और जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा, जब हम सरकार में होंगे, तो अपने आप ही विकास आगे बढ़ता है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। पोंटा का निरंतर विकास भारतीय जनता पार्टी के हाथों में हमेशा सुरक्षित रहा है, आगे बढ़ा है। प्रदेश में जब जब कांग्रेस की सरकार बनी है, विकास की गति धीमी पोंटा की हुई है। नवाड़ में पिछले 5 साल में केवल मात्र 9 करोड़ 37 लाख की स्कीमें स्वीकृत हुई, 80 करोड़ की हो सकती थी। किसकी वजह से हुई, क्यों हुई, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। कौन विधायक था, इसमें भी मैं जाना नहीं चाहता। और अपनी सरकार के समय में 80 करोड़ की स्कीमें स्वीकृत हो चुकी हैं। 54 करोड़ से अधिक की स्कीमें नवाड़ में पड़ी हैं। आजकल में मीटिंग हुई है, उसमें बहुत सी स्कीमें स्वीकृत हो जाएंगी। हमने उस पैसे का 100% यूज़ करने का, लिमिट का इस्तेमाल करने का हमने प्रयास किया। एस्टीमेट यहाँ से बनाकर भेजे, बहुत लंबा प्रोसेस है। और 9 करोड़ 37 लाख की स्कीमें स्वीकृत हुई, 71 करोड़ का नुकसान किसका हुआ, ये मैं पोंटा के लोगों से कहना चाहता हूँ। इस पर भी हम सबको विचार करना चाहिए। हमारा विधायक प्लानिंग की 5 बैठकें होती हैं 5 साल में, 1 साल में 1 बैठक, वो 2 बैठकों में अनुपस्थित रहा। कारण क्या था,
ये जानने का पोंटा के लोगों को अधिकार है। मतलब जयराम और सुखराम को हम दोबारा देख पाएंगे 2023 में भी, बतौर मंत्री और बतौर सीएम। देखिए, आदरणीय जयराम ठाकुर जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। हर विधायक की बात सुनना, उसकी समस्या का समाधान करना, सरल तरीके से करना, तो उनका हम धन्यवाद करना मैं चाहता हूँ। पोंटे का लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो पोंटा विधानसभा क्षेत्र का विकास आगे बढ़ेगा। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ। चलिए, शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। तो चौधरी सुखराम साहब थे ऊर्जा मंत्री हिमाचल प्रदेश। आप चाहे जैसे मुझे सवाल कर लें, बदले में जो आपका जवाब आएगा उससे बात सड़क की होगी, उससे बात विकास की होगी, आरोप की नहीं होगी। हाँ, यकीनन एक मजे में नेता की शायद यही पहचान होती है। लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले जो चंद रोज है ना, इसमें बहुत कुछ बदलने वाला है। कई विरोधी साथ नजर आएंगे, तैयारी हो चुकी है। वो अलग बात है कि चौधरी साहब पत्ते ना खोले, लेकिन संकेत मिल चुके हैं, सूत्र दावा भी कर चुके हैं, कुछ नया होने वाला है। आपने सोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोटा साहिब, स्टिंगबाज।